नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश कोर का महत्वपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर ये सॉल्यूशन आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, जो सेक्शन ये होगा आपका, वो आपका पैसेज का होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, सीधा प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है, विच कंट्री इज़ द होम ऑफ टाइगर। ठीक है, विच कंट्री इज़ द होम ऑफ टाइगर मतलब कि कौन सा देश टाइगर का घर है। टाइगर मुख्य रूप से कौन से देश में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डू टाइगर्स फीड अपॉन इन द फॉरेस्ट। जो टाइगर होते हैं वो जंगल में क्या फीड करते हैं, यानी कि क्या खाते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जीवों को ये मार करके खाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए, वेन डज अ टाइगर बीइंग टू किल अ मैन मतलब कि जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वो व्यक्ति को, आदमी को कब खा सकता है, कब उसे मार सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, व्हेन अ टाइगर ग्रोज ओल्ड एंड वीक मतलब कि जब टाइगर जो है वो अपना वृद्धावस्था में आ जाता है, तब जा कर के ये व्यक्ति के ऊपर हमला कर सकता है। ठीक है, ये आपका पैसेज के अनुसार से आंसर है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा देखिए, इट इज़ ईजियर फॉर अ टाइगर टू किल मतलब कि बाघ के लिए किसी को मारना कब आसान होता है। तो देखिए, फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जीवों को इसे मारना काफ़ी आसान होता है। पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट डू फ्लेश इन द पैसेज मीन। फ्लेश का मतलब क्या होता है दोस्तों। फ्लेश का मतलब सिंपली आपको भी पता है भली भांति कि इसका मतलब मीट होता है। ठीक है, फ्लेश का मतलब क्या होता है, मीट होता है। छठा देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज्ड। जब आप नोट मेकिंग बनाते हैं ना, तो क्या यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप नोट मेकिंग बनाते हैं तो कभी भी कंप्लीट सेंटेंस को नहीं लिखा जाता है। नोट मेकिंग बनाने के लिए एब्रीविएशन उपयोग किया जाता है। एब्रीविएशन का मतलब ये फुल स्टॉप जिसको आप कहते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, नोट्स शुड बी इन ब्लैंक्स फ्रॉम। जो नोट्स होता है वो कैसा होना चाहिए। तो साथियों, नोट्स हमेशा एब्रीविएटेड होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एब्रीविएशन का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे, आठवां प्रश्न है सेक्शन बी के लिए। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन बी में कहा गया है, टाइप्स ऑफ इनविटेशन आर मतलब कि इनविटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, फॉर्मल इनविटेशंस आर ऑलवेज रिटेन इन। जो फॉर्मल इनविटेशंस होते हैं वो हमेशा लिखे जाते हैं। किसे लिखे जाते हैं दोस्तों, तो ये हमेशा थर्ड पर्सन्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। जब आप लेटर टू एडिटर के पास में यानी संपादक के पास में पत्र लिखते हैं तो डेट आप कहाँ पे लिखते हैं। तो दोस्तों, डेट जो है वो सिंपली कहाँ पे लिखा जाता है, तो इन बिटवीन सेंडर एड्रेस, यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। जहाँ जैसे फ्रंट में आप लिखते हैं ना भेजने वाला का पता और रिसीव करने वाला का पता, उसी के बीच में यहाँ पे डेट भी लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न हम देख पा रहे होंगे। 11वां प्रश्न है, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्या नहीं आता है। तो दोस्तों, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आपका क्या नहीं आएगा, तो ये सी नंबर, डिलीवरिंग स्पीच नहीं आएगा। ठीक है, डिलीवरिंग स्पीच आपका क्रिएटिव राइटिंग के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे राइटिंग का बात हो रहा है, यहाँ पे स्पीच का, भाषण का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, स्पीच राइटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, 13 नंबर, मॉडल्स आर। जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, मॉडल्स जो हैं वो आपका हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ब्लैंक्स आई कम इन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मे लग जाएगा। ठीक है, मे आई कम इन।
15वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आई खालिस्तान सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या लगेगा दोस्तों, खालिस्तान में आपका सी नंबर हो जाएगा, हैव बीन रीडिंग, मतलब कि मैं सुबह से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। 16वां देखिए, कोलंबस खालिस्तान अमेरिका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलंबस जो है वो अमेरिका का खोज किया था। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, डिस्कवर्ड। V2 का उपयोग करेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस में आपका आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न है, द टू थीव्स यस्टरडे कॉट पुलिस। ठीक है, तो इसको आपको अरेंज करना है, सही वे में आपको अरेंज करना है। दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे, मतलब कि जो पुलिस है वो यहाँ पे 2 चोर को पिछला दिन पकड़ता है। ठीक है, पकड़ता है। सेक्शन डी के अंदर आ जाइए दोस्तों। सेक्शन डी के अंदर आपका एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, जो कि आपका एक छोटा सा स्टांजा है, जो आपका जो पोइट्री सेक्शन है ना दोस्तों, कविता है, वहाँ से ये निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा गया है 18वां नंबर। प्रश्न के अंदर आपको बताया गया है दोस्तों, नेम द पोएम एंड पोएट, मतलब कि आपको पोएम का नाम लिखना है और कवि का भी नाम लिखना है। तो देखिए 18वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, फादर टू सन, ये आपका कविता का नाम है और इसके लेखक जो हैं वो एलिजाबेथ हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 19वां जो प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, कह रहा है कि बोथ ऑफ देम मस्ट लीव। ठीक है, बोथ ऑफ देम मस्ट लीव। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी नंबर, इन द सेम कंट्री। ठीक है, इन द सेम कंट्री। देखिए 20वां प्रश्न की ओर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। द फादर एंड सन हैव, फादर एंड सन हैव, जो पिताजी हैं और पुत्र हैं उनके बीच में क्या संबंध है। तो देखिए सी नंबर, नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके उन दोनों के बीच में कोई समझ ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है। ठीक है, एक कविता के अंदर बताया गया है। 21वां देखिए दोस्तों, 21वां है, दे मस्ट एक्सटेंड देयर हैंड्स, दे मस्ट एक्सटेंड देयर हैंड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉरगिव ईच अदर। ठीक है, टू फॉरगिव ईच अदर। 22वां प्रश्न देखिए, व्हाट हैज़ नो चेंज्ड, यानी कि क्या बदलता नहीं है, क्या बदलाव नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर आपका हो जाएगा, 10C, यानी कि सागर। ठीक है, सागर इसका राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच सीजन हैज़ मेंशनड इन दिस पोयम, जो आपका कविता है इसमें कौन सा मौसम का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस कविता के अंदर आपका द ऑटोमन सीजन, जो बसंत ऋतु होता है ना दोस्तों, इसका मेंशन किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 24वां जो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर टू, जो मूवमेंट है गोल्ड फिंच का उसका तुलना किससे किया गया है। तो दोस्तों उसका जो तुलना है वो किससे किया गया है, आपका द मूवमेंट ऑफ द लिजार्ड। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब क्या होता है, छिपकली होता है। ठीक है, तो इससे तुलना किया गया है। आगे देखिए 25वां जो प्रश्न है दोस्तों, आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे द लेबनम ट्री बिकम्स, जब बर्ड्स जो है वो उड़ जाते हैं तो लेबनम ट्री क्या हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाता है भाई, तो ये शांत हो जाता है, इम्पटी एंड साइलेंट अगेंट, मतलब कि ये खाली हो जाता है और शांत हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी पेड़ के ऊपर से अगर चिड़ियाँ उड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें सुगबुगाहट जो है वो जो हिल रहा था वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा और वो खाली हो जाएगा। उस पर पहले चिड़ियाँ थी अब नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखिए 26वां है, इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन सीड्स विल रिमेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी नंबर, हिडन एंड अनबॉर्न। कह रहा है कि बारिश जब नहीं होगा और आप ज़मीन में कोई बीज को बोओगे, कोई मान लीजिए चना ही लगाते हैं, तो क्या चना वहाँ पे पौधा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। चना एज इट इज़ ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा। जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो उसमें अंकुरन होगा, अंकुरन होने के बाद वो छोटा सा पौधा बनेगा, उसके ऊपर चना फलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से होता है प्रोसेस। ठीक है, अगर आप बारिश नहीं होता है तो वो ज़मीन के अंदर सूखा रहता है और वो बॉर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, 27वां प्रश्न देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट फेस, मतलब कि एक छोटे से बच्चे के अंदर, छोटे से शिशु के अंदर क्या छिपा रहता है। तो दोस्तों देखिए छोटे से बच्चे के अंदर क्या छिपा रहता है, यहाँ पे एक डर छिपा रहता है, लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि बचपना का खोने का डर जो है वो छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु डिड अपीयर लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स।
तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, नैरेटर्स ग्रैंड मदर। ठीक है, नैरेटर्स ग्रैंड मदर। 29वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द क्रीमन लैरी विजिल वाज, जो क्रीमन लैरी थी वो कौन सी देश की थी दोस्तों? तो ये जो है वो आपका एक अमेरिकन थी ये। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, खालिस्तान वाज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। मतलब कि जो इजिप्ट मिस्र की जो डायनेस्टी थी, मिस्र का जो वंश था, उसका अंतिम राजा कौन हुआ, यही पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो उसका जो अंतिम राजा है वो किंग टूथ हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना है, किंग टूथ इसके अंतिम राजा हुए थे। 31वां देखिए, व्हाट डज टूटेनखामेन मीन इन डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंट्रीज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा बी नंबर, लिविंग इमेज ऑफ अमन। ठीक है, लिविंग इमेज ऑफ अमन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ सॉल। आपका जो स्टोरी है दोस्तों लैंडस्केप ऑफ सॉल, इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसके लेखक जो है वो यहाँ पे नेथली ट्रॉवेरी हैं। ठीक है, नेथली ट्रॉवेरी हैं। 33वां देखिए, द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रॉट इन 1940s वाज मूटेड बाय। जो आर्ट ब्रॉट का कंसेप्ट है दोस्तों वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो है वो मुख्य रूप से जीन ड्यूबुफेट के द्वारा जो है वो लाया गया था। 34वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। तो ये जो आपका लाइन है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा कहा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये आपका जो है वो मार्गरेट थैचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्गरेट थैचर के द्वारा ये लाइनिंग कहा गया है। ठीक है, देखिए 35वां, द लेटर हैज़ नॉट इट अराइव्ड एंड फेरिस फाइंड टेपेलो वेटिंग। ठीक है, फेरिस फाइंड टेपेलो वेटिंग। लेटर रेफर्स इज, लेटर जो है वो क्या रेफर कर रहा है, क्या बतलाने का प्रयास कर रहा है? दोस्तों जो लेटर है वो मुख्य रूप से क्या बताने का प्रयास कर रहा है? क्रोकर हैरिस के विषय में ये बताने का प्रयास कर रहा है। 36वां देखिए, फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पेंट स्टार्ट हिज जर्नी। जो गंगाधर है वो अपना यात्रा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो दोस्तों गंगाधर जी जो हैं वो स्टार्ट करते हैं अपना यात्रा पुणे से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पुणे कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है, डैनियल एंड नरेटर वेयर हेडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द। खालिस्तान है। ठीक है, तो खालिस्तान में आपको भरना है दोस्तों, खालिस्तान में आंसर हो जाएगा कोरा। ठीक है, कोरा। 38वां प्रश्न देखिए, व्हाट डिड अरम सी व्हेन लुक्ड आउट द विंडो। जब अरम जो है वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे क्या दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों उसे जो है वो देखता है कि ही सॉ मुराद सिटिंग ऑन अ हॉर्स। वह देखता है कि मुराद जो है वो घोड़ा के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, 39वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हु वाज जॉन ब्रायो। जॉन ब्रायो जो है वो कौन था? तो दोस्तों जॉन ब्रायो एक फार्मर था, एक किसान था। ठीक है, 40वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 40वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो आपका है, देख पा रहे होंगे, हु इज़ द नरेटर ऑफ एड्रेस। जो द एड्रेस कहानी है उसका नरेटर कौन है? नरेटर का मतलब होता है जो कहानी कहता है। ठीक है, लेखक, ऑथर और नरेटर में अंतर है दोस्तों। जो ऑथर होते हैं वो कहानी लिखते हैं और नरेटर जो होते हैं वो कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 40 का जो आपका आंसर है वो बी नंबर है दोस्तों, डॉटर्स ऑफ मिस्टर एस। ठीक है, डॉटर ऑफ मिस्टर एस। 41वां देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रांगा। रांगा का जो गांव है दोस्तों उसका नाम क्या है? तो रांगा का गांव का नाम जो है वो हौसाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु वाज द इमेस्ट विल। 42वां जो प्रश्न है दोस्तों, हु वाज द इमेस्ट विल, यानी कि इमेस्ट विल कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर। ए नंबर क्या हो जाएगा? डॉक्टर। 43वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच कैरेक्टर डू नॉट मैच मिस्टर पियर्सन। मिस्टर पियर्सन से कौन सा कैरेक्टर जो है दोस्तों वो मैच नहीं करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर के नहीं थे, वो डरपोक थे और थोड़ा सा धीरे आवाज़ में बोलते थे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर के वो व्यक्ति नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन अंडर द
आर्क बिकॉज जो किंग है दोस्तों अपना क्रॉन को, अपना शिशु को यानी अपना राजा को खो देते हैं। कहाँ पे खो देते हैं दोस्तों? तो ये आपका जो है देखिए बी हो जाएगा, द आर्क ब्यूल्ट वाज टू लो। ठीक है। 45वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु वाज हैंग्ड फाइनली, मतलब कि किसे अंततः फांसी दे दिया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों द किंग, यानी कि राजा को फाइनली जो है वो हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है, यानी कि फांसी दे दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको जो है वो 45 प्रश्न बताएं और इसे समझाने का मैंने आपको प्रयास किया। अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है दोस्तों 17 अप्रैल में, उसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 वीडियो आपका और आएगा इंग्लिश का जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।